देखिएगा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। टॉपिक पढ़ना है हमको समांतर श्रेणियाँ। अब समांतर श्रेणियाँ में सबसे पहले देखेंगे हम कंसेप्ट, यानी मैथ ऐसा नहीं हो कि मैथ हम नंबरिंग से बताते चले और आप लोग नंबरिंग से उतारते चलिए। मैथ को इस प्रकार से पढ़ना है, उसमें जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी को क्लियर कीजिए। तो कंसेप्ट थ्योरी यदि क्लियर होगा तो आपका पूरा मैथ खुद ब खुद बनेगा। उसमें आपको अलग से एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, भारतीय भवन ये सब चर्चा नहीं करना होगा। आप सिर्फ थ्योरी को ध्यान दीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी किताब उठाइएगा, या तो आपका किताब एनसीईआरटी का हो, केसी सिन्हा का हो, भारतीय भवन का हो, आलोक प्रकाशन का हो, जो भी बुक हो वो सभी से आपका मैथ बनेगा, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वही है, कंसेप्ट क्लियर का मैथ क्लियर, कंसेप्ट क्लियर का मैथ क्लियर। यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी बुक से आपको मैथ बनेगा। तो देखिएगा, हम चलते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी। पूरा कंसेप्ट हम पूरा समझेंगे पहले कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी कहता है कि यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने पर जो सूची प्राप्त होता है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हम समझेंगे, मान लीजिए कि हमको एक सूची दे देगा 2, 6, 10, 14, 18, 22 इस तरह से आपको दे रहा है। हम बोल क्या रहे हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है, और उस प्रकार के जो सूची प्राप्त होगा उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, पहला पद जो है यहाँ पे 2 है, और 2 में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 को जोड़े हैं तो प्राप्त हुआ 6। 6 में यदि फिर हम 4 जोड़े तो प्राप्त हुआ 10। 10 में फिर हम 4 जोड़े तो प्राप्त हुआ 14। 14 में फिर हम 4 जोड़े प्राप्त हुआ 18। 18 में फिर से हम 4 जोड़े तो प्राप्त हुआ 22। तो हम देख क्या रहे हैं कि एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है, एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है। और यदि एक निश्चित संख्या को जोड़ते हुए यह सूची आगे की ओर बढ़ता है तो इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन इसी में एक निश्चित संख्या यहाँ पे 4 जोड़े, अगला 3 जुड़ता, 5 जुड़ता, फिर 4 जुड़ता, यानी निश्चित संख्या नहीं जुड़ता तो उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहते। इसी को हम देखिए एक और एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, -1, -3, -5, -7, -9 ... इसमें भी देख रहे हैं कि हम जोड़ क्या रहे हैं। तो जोड़ क्या रहे हैं, तो एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाएगा, यानी कि -1 में -2 को जोड़ रहे हैं तो -3, -3 में यदि हम -2 को जोड़ रहे हैं तो -5, और -5 में फिर हम -2 को जोड़ रहे हैं तो -7, और -7 में फिर से हम -2 को जोड़ रहे हैं तो -9। तो यहाँ पे भी हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, और एक निश्चित संख्या क्या है तो -2 है, -2 है, और यहाँ पे -2 को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो सूची है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी में समझिएगा, जो एक निश्चित संख्या होता है बाबू, जो एक निश्चित संख्या होता है उस निश्चित संख्या को ही हम d अर्थात 7 अंतर कहते हैं। d अर्थात 7 अंतर कहते हैं। यानी कि जो निश्चित संख्या को जोड़ा गया है, जो निश्चित संख्या को जोड़ा गया है वही निश्चित संख्या 7 अंतर कहलाता है। और किसी भी एपी के प्रथम पद की बात किया जाता है तो प्रथम पद को ए कहते हैं, प्रथम पद को ए से इंडिकेट किया जाता है। और इस एपी में हम यदि मान लेते हैं कि 22 लेते हैं
तो 22 जो है मेरा अंतिम पद है। 22 मेरा क्या है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम या तो एल से इंडिकेट करेंगे, या तो टीएल से इंडिकेट करेंगे, या तो एल से इंडिकेट करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि अंतिम पद मेरा -9 है, तो ये भी मेरा जो है अंतिम पद या तो एल, या तो टीएल, या तो एल। तो यहाँ पे देखें कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए कहते हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए कहते हैं, और अंतिम पद को एल, टीएन या एल कहते हैं। जो निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, उस निश्चित संख्या को हम सर्व अंतर डी कहते हैं, सर्व अंतर डी कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपको दे देता है कि कभी कभी अंतिम पद ज्ञात करें, अंतिम पद ज्ञात करें, यानी कि ए एन कहता है कि ए एन ज्ञात करें। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां बात किया जाता है ए एन बराबर अंतिम पद है, ए बराबर प्रथम पद है, डी बराबर आपका सात अंतर है, और एन की बात करता है तो एन बराबर जो है आपका पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। उसके बाद एक हम देखते हैं कि एक इसमें फार्मूला होता है एसएन, और एसएन बराबर फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन की बात किया जाता है तो एसएन बराबर जो है, एसएन बराबर जो है आपका एन पदों का योग है, एन पदों का योग है। ये नहीं कहने का मतलब इसी को कह देगा निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल याद करें। तो समांतर श्रेणी का योगफल में प्रथम पद हमारा पता है, डी पता चल जाएगा, अंतिम पद पता चल जाएगा, एन कितना है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एसएन बराबर फार्मूला लगा देंगे। यहीं से एक और फार्मूला हमको बनता है कि एन बटा 2, और 2a है तो 2a को a प्लस a तो हम लिख ही सकते हैं कि a और a कितना 2a, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा अब n बटा 2 इंटू a, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है a। या तो n कहिए, या तो tn कहिए, या तो l कहिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे a प्लस l भी लिख सकते हैं, और इस तरह से एसएन बराबर एक और फार्मूला हो जाता है कि a प्लस n बटा 2 इंटू a प्लस l, जहां n जो है पदों की संख्या है, a जो है प्रथम पद है, और l जो है अंतिम पद है। अब देखते हैं कभी कभी होता है क्या, a और d प्रथम पद दे देता है, प्रथम पद दे देता है और कहता है अंतिम पद को ज्ञात करें। प्रथम पद दे देता है, सार्वंतर दे देता है, और कहता है कि पांचवा पद ज्ञात करें, आठवां पद ज्ञात करें। तो पांचवा पद यानी कहने का मतलब यदि किसी एपी में ए और डी दिया हुआ हो, ए और डी दिया हुआ हो, तो ए और डी दिया हुआ हो, और ए और डी के अलग अलग मानों के लिए, अलग अलग मानों के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से जो है एक समांतर श्रेणी को दर्शाता है, एक समांतर श्रेणी को दर्शाता है। जस्ट लाइक की बात करता है एग्जाम्पल, यदि a बराबर आपको 4 दे दे और d बराबर आपको 2 दे दे, d बराबर 2 दे दे, तो समांतर श्रेणी निकालेंगे कैसे? तो a प्लस डी, यानी a की जगह तो 4 हो ही जाएगा, a प्लस डी, तो a प्लस डी a की जगह 4 और 2, तो 4 2 6। उसी तरह से a प्लस 2d, तो a की जगह 4 और 2d, तो 2 दूनी 4 और 4 8। उसी तरह से ये क्या है, आगे बढ़ता चला जाता है। अब इसमें हम डायरेक्ट यदि हम समांतर श्रेणी इस तरह से निकालते हैं, कभी कभी होता है क्या, a और d का मान दे देगा, कहेगा 49वां पद क्या होगा। तो 49वां पद, ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, 49वां पद। तो 49वां पद निकालने के लिए यदि दे देगा तो a और d का मान आपको दिया हुआ है, तो a प्लस ये 48d। कहेगा 1000वां पद क्या होगा जी, तो 1000वां पद आप इस तरह से निकालते रहिएगा। यहाँ पे आपको सेट करना होगा, और सेट क्या करना होगा, तो a प्लस 999d,
यदि कह देगा कि पांचवा पद तो a प्लस 4d, यानी जेमा पद कह रहा है उसमें से हम यहाँ पे एक घटा के d से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और प्रथम पद को साथ में जोड़ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि a और d के अलग अलग मानों के लिए जो है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एक समांतर श्रेणी को दर्शा रहा है। इसके साथ ही देखते हैं कि यदि हमको सार अंतर निकालना होता है तो सार अंतर निकालने के लिए देखिएगा हम यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको इस तरह से हम लिख दिए, एक समांतर श्रेणी को लिख दिए, तो ये जो है मेरा पहला पद है, तो पहला पद को a1 लिखिए चाहे a सिर्फ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है दूसरा पद है तो a2 करेंगे, ये आपका तीसरा पद है तो a3 करेंगे, ये आपका चौथा पद है तो a4 करेंगे, ये आपका पांचवा पद है तो a5 करेंगे। और समांतर श्रेणी में यहाँ पे हमको d सार अंतर निकालने के लिए कहता है कि a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 घटाइएगा एकरा में तो यहाँ पे देखिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, बराबर यदि a3 माइनस a2, यहाँ पे a3 में से हम a2 को घटाते हैं, यानी a3 में से a2 को घटाते हैं तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि एक निश्चित संख्या को जोड़ते हुए आगे बढ़ा था ना। और इस तरह से हम a4 माइनस a3 करेंगे और इस तरह से सब यदि बराबर आते रहेगा तो समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी जो ये सूची दिया गया है वो एपी में है। कभी कभी प्रश्न दे देता है कि जांचे कि निम्नलिखित सूची एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है कि नहीं है उसके लिए हम डी निकाल करके देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में डी जो है बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि प्रत्येक स्थिति में डी बराबर आता है तो कहते हैं कि एपी में है, और प्रत्येक स्थिति में यदि डी बराबर नहीं आता है तो यह एपी में नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएगा और अंतिम में भी इसका कुछ ना कुछ पद होगा, और इसको हम आगे भी इसको निकालेंगे तो क्या प्रत्येक स्थिति में कर रहे हैं कि अगला माइनस पिछला, तो अगला मेरा क्या है ए माइनस एक पहले तो ठीक पहले ना, तो एन माइनस 1 जहां एन कहता है कि पदों को दर्शा रहा है, एन कह रहा है कि एन पदों को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम देखिए अभी जितना भी बात देखें उससे संबंधित एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देगा कि यदि किसी एपी के प्रथम पद 3 और सार्व अंतर 2, यदि किसी एपी के प्रथम पद 3 और सार्व अंतर 2 दिया हुआ हो तो इसका नौवां पद क्या होगा, तो नौवां पद ज्ञात करने के लिए हम a9 निकालना है ना, तो a9 निकालने के लिए a प्लस 8d कर देंगे, तो a के जगह 3 प्लस 8 गुने d के जगह 2, तो 3 प्लस 8 दुने 16, तो ये आपका कितना 19, यानी नौवां पद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसी तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा यदि किसी एपी की सूची दिया है 6, 10, 14, 18, 22 इस तरह से सूची दे दिया गया है। कहेगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर को ज्ञात करें, तो प्रथम पद तो a हो जाएगा आपका कितना 6, प्रथम पद a आपका कितना हो जाएगा 6, और सार्व अंतर की बात करता है तो सार्व अंतर d, तो सार्व अंतर हम a2 माइनस क्या करेंगे a1, तो a2 माइनस a2 कितना है 10, a2 कितना है 10, और a1 यानी पहला पद कितना है 6, घटाएंगे तो कितना 4। किसी को लगे ना हम d बराबर a2 माइनस a1 नहीं करेंगे, a5 माइनस a4 करेंगे, तो पांचवा पद मेरा कितना है 22 और चौथा पद कितना है 18, यहाँ से भी घटाएंगे तो 4 ही आएगा।
उसी तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी एपी यदि जो प्रश्न है 3, 7, 11, 15, 19 एपी को दर्शाता है। 3, 7, 11, 15, 19 एपी को दर्शाता है। तो एपी को दर्शाता है तो इसका 18वां पद ज्ञात करें। एपी को दर्शा रहा तो 18वां पद ज्ञात करें। तो 18वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम 18वां पद तो A18 बराबर हम कर सकते हैं कि A प्लस कितना 17D। A प्लस 17D, हमको A की जरूरत पड़ रहा है, D की जरूरत पड़ रहा है, तो यहाँ से हम A निकालेंगे। A बराबर कितना 3 और D यदि निकालना हो तो 7 माइनस 3 बराबर 4, यानी D कितना 4। तो A के जगह हम कर देंगे आपका 3, 17, D के जगह आपका 4, तो 3, 17 चौके 68 और 68 71। इसी तरह से ये फार्मूला भी हम अभी बताएं कि n बराबर जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n बराबर जहां पदों की संख्या तो कह रहा 18वां पद ना, तो a की जगह यानी कि A18 हम लोग निकालना है, तो a की जगह 3, n की जगह 18 माइनस 1 और d की जगह 4। यहाँ से भी फार्मूला निकालिएगा तो वही आपको आएगा 3 प्लस 17 चौके 68 और 3 71। तो देखिएगा सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न कहीं से भी दो, प्रश्न या तो एनसीईआरटी से रहे, प्रश्न आपको भारतीय भवन से रहे, प्रश्न आपको केसी सिन्हा से रहे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब भी आपको मैथ क्लियर होगा। किसी भी एक बुक से मैथ बना लेने से आप मैथ के ज्ञाता नहीं हो जाएंगे। वो किताब के आप मैथ बना लिए, दूसरा किताब के आपको मैथ दे दिया जाएगा तो कहिएगा ये तो हम बनेबे नहीं किए हैं। लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो किसी भी बुक से आपको मैथ दे दिया जाएगा, बनेगा। तो यहाँ तक इसलिए हम कहते हैं कि मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, उसका कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, उसी कंसेप्ट थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। और इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे YouTube चैनल जो है एम्बिशन क्लासेस मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप सर्च मार करके प्ले लिस्ट में सारा वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एम्बिशन क्लासेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।